हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कि इन क्लासेस के थ्रू आपका क्लास 11th आईआईटी मेंस, नीट और एम्स का सिलेबस कवर हो जाए। तो बच्चों, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छे नंबर ला रहे हैं। इसका अगर आप जवाब देखो तो आपके सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी हुई हैं। जैसे अगर आप देखो आपकी बॉडी में नेल, हेयर और स्किन को देखो तो वो प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बच्चों? प्रोटीन से। जैसे आप मेडिसिन की बात करते हैं या आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें आपकी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो जो भी कंपाउंड हमें लिविंग थिंग्स से मिलते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, हम उनको क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक को देखो तो सिंथेसाइज हो रहा है किससे? लाइफ से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते थे बच्चों? विच ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और indirectly from living organism। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली हमें किससे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं? किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, उनको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन कंपाउंड की स्टडी हम जो कर रहे थे उसे हम क्या बोल रहे थे? क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसे हम क्या बोल रहे हैं? अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of these compound, यानी कि जो ये कंपाउंड हैं, कौन से कंपाउंड? ये वाले कंपाउंड, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बच्चों हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो दो चीजें हमने देख ली। पहला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। उनकी स्टडी को हम बच्चों क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात? अब अगर देखें तो हमारे पास जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स थे, अगर हम नेचुरल कंपाउंड्स की बात करें तो नेचुरल कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरी में तोड़ देते हैं। ये जो नेचुरल कंपाउंड थे वो हमारे तीन तरह से हमारे पे थे। एक होते थे मिनरल सब्सटेंस। क्या होते थे बच्चों? मिनरल सब्सटेंस। दूसरे हमारे क्या होते थे? वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें लेवोजियर को हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे वेजिटेबल और एनिमल कंपाउंड सब्सटेंस हैं, इन सब्सटेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यानी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, सम कंपाउंड्स ऐसे हैं जो दोनों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? वो हमारे वेजिटेबल में भी मिलते हैं एंड एनिमल, दोनों में मिलते हैं। इन दोनों में मिलने वाले कंपाउंड्स हमारे क्या थे? कुछ कंपाउंड्स ऐसे जो दोनों में मिल रहे थे। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने इस तीन चीजों को दो चीजों में तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू लेवोजियर अगर हम देखें तो उसको क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से कर दिया। एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया हमारा इनऑर्गेनिक।
ठीक है, इन्होंने 2 कंपाउंड में ब्रेक कर दिया। यानी कि पहले क्या था, हमने 3 कंपाउंड में तोड़ा हुआ था, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करा था, अब क्या कर दिया 2 में। क्यों? क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो कंपाउंड हमारे क्या कर रहे थे, दोनों में मिल रहे थे। जो कंपाउंड हमें दोनों में मिल रहे हैं, अब उनको तो अलग अलग हम डिवाइड कर नहीं सकते थे, तो क्या करा, उन दोनों कंपाउंड्स को एक कैटेगरी में कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स which obtained from living organism। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको बच्चों हमने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए, कंपाउंड्स which obtained from non living organism, नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं वो हमारे कंपाउंड्स हो गए इनऑर्गेनिक, और जो हमें मिल रहे हैं लिविंग थिंग्स से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बच्चों से हमने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक। यानी शुरू में हमने इसको 3 कैटेगरी में किया, फिर देखा कुछ कंपाउंड कॉमन थे तो उसको हमने क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो था क्या, ऐसा हटा सकता हूँ, फटाफट लिखें। अगर देखें तो इसके सोर्स की अगर बात करें, कौन से, नेचुरल कंपाउंड्स हमारे जो हैं, जितने भी हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 2 तरह के थे। एक हमारा होता है नेचुरल और दूसरा हमारा था सिंथेटिक। नेचुरल केवल 10% है और सिंथेटिक जो बच्चे होते हैं वो हमारे 90% होते हैं। अब इन नेचुरल में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल में आपके एनिमल हो सकते हैं, आपके वेजिटेबल हो सकते हैं, आपके कोल हो सकते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और आपके नेचुरल गैस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने क्या देखा कि अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो सिंपल हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, कौन से साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस, तो उन्होंने ये बताया कि आप किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि वाइटल मतलब समझ लो एक ऐसे फोर्स जिनको हम लाइफ फोर्स बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक वाइटल फोर्स लगते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं लग सकते। इसीलिए हम जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम किससे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना सकते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें 1799 यानी 1799 जब हमने यूरिया बनाया था, तब तक हम सिर्फ इसको यूरिन से बना सकते थे। किससे बच्चों, यूरिन के थ्रू हम क्या कर सकते थे, यूरिया को बना सकते थे। लेकिन इनका एक स्टूडेंट था बर्जीलियस का, क्या, फ्राइडरिच होलर। इन्होंने पहली बार अमोनियम साइनेट से क्या बनाया बच्चों, यूरिया बना के दिखाया। पहली बार लगभग 1828 में, यानी कि 1828 में इन्होंने पहली बार क्या करा, अमोनियम साइनेट से एक ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इन्होंने एक ऐसी रास्ता खोल दिया, ऐसी बाढ़ ला दी जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। लगभग 90% हमारे क्या होते हैं, सब सिंथेटिक होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो क्या था, बर्जीलियस बोलता था कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स लगते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। लेकिन फ्राइडरिच होलर जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ को, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया। यानी कि हमारे पास अमोनियम साइनेट
अमोनियम साइनेट NH4CNO। इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो NH4CN को कैसे बनाते हैं। तो हम NH4Cl की रिएक्शन अगर KCNO से करा दें हीट करके, तो बच्चों हमें NH4CNO प्लस KCl मिलता है। ये जो NH4CN है यानी अमोनियम साइनेट है, इसकी हेल्प से NH4CNO इसे अगर हम हीट करें तो भाई हमें NH2CONH2 मिलता है, जिसे बोलते हैं यूरिया। तो ये पहली बार था कि जब हमने क्या देखा, होलर ने 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना के दिखाया, यूरिया। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नीट में भी आ चुका है कि भाई पहला कंपाउंड्स कौन था और क्या बनाया गया और किस साइंटिस्ट ने बनाया। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ और है जो भी इंपॉर्टेंट है कि पहले एलिमेंट्स, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये तो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन्होंने एलिमेंट से क्या बना के दिखाया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। साइंटिस्ट थे कोल्बे, नाम सुना होगा, कोल्बे। कोल्बे ने क्या करा, कार्बन और हाइड्रोजन का यूज करके एसिटिलीन बनाई। क्या बनाई बच्चों, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन की अगर उन्होंने रिएक्शंस करी किससे, डाइल्यूट H2SO4 से और HgSO4 से, तो उन्हें क्या मिला, CH3CHO, जिसके ऑक्सीडेशन से बच्चों उन्हें एसिटिक एसिड मिला। तो उन्होंने पहली बार किसी एलिमेंट से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, किसको, एसिटिक एसिड को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई किसने पहली बार एलिमेंट से क्या बनाया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। तो अगर हम अब देखें कि सब चीज़ें होने के बाद अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें, न्यू कॉन्सेप्ट, अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट को देखें तो न्यू कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, सिंपल ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो लगभग 50 मिलियन, कितने बच्चों, लगभग 50 मिलियन हमारे क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किससे बने हुए हैं, कार्बन से। 50 मिलियन क्या है, कंपाउंड किससे बने हैं, फॉर्म्ड बाय कार्बन। किससे बने हुए हैं बच्चों, कार्बन से। लेकिन सभी ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ कंपाउंड, यानी कितने, लगभग 16.5 मिलियन कंपाउंड कैसे हैं, ऑर्गेनिक। कैसे हैं, क्लियर है, 16.5 मिलियन कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर देखें तो सबसे छोटा, यानी कि अगर मैं वन का ओनली वन कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन की अगर मैं बात करूं तो उससे बनने वाला कंपाउंड आपको पता है क्या होता है बच्चों, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। मीथेन में सिंपल एक कार्बन होता है। ऐसे नहीं है कि इसमें भाई फिक्स है कि हम ये कह सकते हैं भाई उसमें इतने कंपाउंड, इतने कार्बन होंगे, इतने कार्बन होंगे, नहीं। जितने भी तुम कार्बन सोचोगे उससे एक कार्बन और अगर जोड़ दे जाए तो भैया नया कंपाउंड बन जाएगा। और अगर मैं डीएनए वगैरह की बात करूं तो उसके अंदर 100 मिलियन कार्बन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 100 मिलियन कार्बन होते हैं। तो ये हमारे पास थी बेसिक चीज, फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ड्रग्स, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा निकोटिन। किसका बच्चों, निकोटिन। ये निकोटिन किसमें होता है, आपने देखा होगा, तंबाकू तो सुना ही है, इसमें आपको ये मिलता है। कौन, निकोटिन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम, इसका जो स्ट्रक्चर है आप कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है बच्चों, निकोटिन होता है। आपको बस याद रखना है कि हाँ जी निकोटिन है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एक दूसरा आपने देखा होगा जो जैसे बिल्ली, कैट,
या ह्यूमन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आपको क्या करते हैं, एक सोते हुए से नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हाँ जी भाई हमेशा सोते हुए। आपने देखा होगा बिल्ली को हमेशा ही वो आपको सोती हुई नजर आती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्लीप इंड्यूसिंग फैटी एसिड डेरिवेटिव कह सकते हैं होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसका हम कह सकते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड का नाम है सिस 910 ऑक्टा डेकिनोअमाइड। ये एक स्लीप इंड्यूसिंग फैटी एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको हमेशा ही ऐसे रखते हैं जैसे वो कैसे हो, सोए हुए हों। क्लियर है इतनी बात? और एक और चीज है कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा, तो उसमें एक ड्रग्स होती है स्टेटिन्स, अ फॉर्म ऑफ ड्रग। क्या है बच्चों? अ फॉर्म ऑफ ड्रग, ये चीज। तो ये जिनको कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या काम करती है? तो बच्चों ये क्या काम करती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें ये हम स्टेटिन जो ड्रग होती है वो काम क्या कर रही है, वो इनहिबिट करती है किसको? एंजाइम्स को, ताकि वो कैटेलाइज होने से रोक सकते हैं किसको? कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन में, यानी कि उनको रोकने का काम करती है, क्योंकि एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम करती है जिससे वो कैटेलाइज ना करें कोलेस्ट्रॉल को। यानी कि ये एक तरह से जो हमारा लीवर होता है वो उस पे जाके ये क्या काम करती है, उसको रिड्यूस कर देती है कि ताकि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म ना हो सके। यानी कि जो लीवर होता है वो हमारा क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एलडीएल बोलते हैं। ये रिसेप्टर्स बनाने का काम करता है, एलडीएल रिसेप्टर्स। कौन? एलडीएल रिसेप्टर्स। यानी कि एक स्टेटिन्स एक ड्रग्स है, तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसी ड्रग्स जो सिंपल कोलेस्ट्रॉल्स के किसको इनहिबिट करती है, एंजाइम्स को, ताकि वो क्या कर सके, उस चीज को कम बना सके। जो हमारे एलडीएल होते हैं इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब होता है हमारे फैट मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, एक बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल क्या है? सिंपल अ फैट मॉलिक्यूल जो लीवर से क्या हो रहे हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो स्टेटिन्स एक ड्रग्स है। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ड्रग्स में क्या चीजें आपको दिख रही हैं। तो 3 चीजें बताई। एक तो निकोटिन, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें किससे मिल रही हैं, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दूसरा एक ऐसा, ये क्या नाम आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहा है जिसकी वजह से मिल रहा है। दूसरी बात, जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, ये लगभग 11% ये आपके डेथ रेट को रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है डेथ रेट को। क्लियर है इतनी बात? तो ये मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ड्रग्स को आप देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कलर। क्लियर है इतनी बच्चों बात? तो ये हमारा सिंपल एक इंट्रोडक्शन चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कलर। अगर आप देखो तो दो हमारे पास, जैसे कि यूरेनस, मैं 2 प्लैनेट्स के नाम दे रहा हूं, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून आपको ब्लू कलर के दिखाई देते होंगे। किसको? ब्लू कलर। क्यों? तो उसका रीजन है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ये गैस होती है जो आपकी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है। ठीक है बच्चों? यानी कि जो ये मीथेन होती है ये हमारे एनिमल, कौन? एनिमल एंड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बनती है। किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होने वाली गैस होती है मीथेन। लगभग 75% आप कह सकते हैं। ठीक है? यानी कि जैसे यूरेनस और नेपच्यून की अगर मैं बात करूं कि ब्लू कलर के क्यों हैं, भाई वहां पे मीथेन होगी। जैसे ही मीथेन क्या होगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है तो ये क्या करती है, ये रेड कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेती है। किसको बच्चों?
रेड कलर को तो एब्जॉर्ब कर रही है एंड ब्लू कलर को ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। किसको? ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है, रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए आपको ये कैसे नजर आते हैं, ब्लू। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने बच्चों इस क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस दिया, क्या बताया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओल्ड कॉन्सेप्ट से न्यू कॉन्सेप्ट में कैसे आया, किस तरह से हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने शुरू किए, किस तरह से वो ड्रग्स से रिलेट हो रहे हैं और कलर से हो रहे हैं। बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।